ये है द कर्नाटका स्टोरी, जिसमें बजरंग बली हैं, जिसमें बजरंग दल हैं, जिसमें रसोई गैस का सिलेंडर है और हिजाब भी है। और ये पोस्टर कर्नाटक की पूरी स्टोरी आज आपको बता रहा है। आज दिन भर में आपने कर्नाटक चुनाव की टैली देख ली होगी, इन चुनावों का विश्लेषण भी आपने देख लिया होगा, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में आज हम आपके लिए वो विश्लेषण लाए हैं जो दिन भर में आपने अभी तक शायद नहीं देखा होगा। यह विश्लेषण हमारे दर्शकों के लिए भी है और यह विश्लेषण कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के लिए भी है। और यह कर्नाटक के चुनावों का सबसे सटीक, सबसे सच्चा और हर मायने में एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण होगा, जिसे आप सबको अपने पूरे परिवार के साथ आज बैठकर देखना चाहिए, क्योंकि आज इस विश्लेषण के बाद आप समझ पाएंगे कि राजनीति असल में बहुत मुश्किल भी नहीं है। सरल भाषा में हम आपको आज राजनीति का हर दांव पेच सिखा देंगे। आज चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों में 10 बड़ी बातें छिपी हुई हैं। एक के बाद एक हम आपको लगातार बताते हैं। पहला, कर्नाटक में चाहे कोई भी पार्टी जीती हो, लेकिन सबसे बड़ी जीत ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की, सबसे बड़ी जीत है लोकतंत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, भारत में राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड हैं, जिन्हें जननायक माना जाता है, जिनकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उनकी पार्टी भी कमजोर टीम के परफॉर्मेंस की वजह से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हार जाती है। और यह बात अपने आप में दर्शाती है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है और यह कितना विशाल है। तो पहली बात जो समझने की है वो यह है कि इस लोकतंत्र में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की पार्टी भी खराब प्रदर्शन की वजह से हार सकती है। प्रधानमंत्री चाहे कितने बड़े ब्रांड हों, चाहे उनकी पार्टी कितनी बड़ी, उसे हम कहते हैं कि इलेक्शन का वो पूरा की पूरा इंजन है, इलेक्शन की मशीन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन जब उस पार्टी की भी लोकल इकाई, उस पार्टी के भी लोकल नेता जब मेहनत नहीं करते, जब काम ठीक से नहीं करते, गलत रणनीति पर काम करते हैं और जब उनमें आपस में बहुत विभाजन होता है, तो इतनी बड़ी पार्टी और इतना बड़ा ब्रांड वो भी चुनाव हार सकते हैं। और ये भारत में ही हो सकता है। इसलिए चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, चाहे आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और चाहे आप राहुल गांधी को पसंद करते हैं, एक बात आज सबको आश्वस्त करती है, वो ये कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है, भारत का लोकतंत्र मजबूत है, हमारी चुनाव व्यवस्था बिल्कुल निष्पक्ष है, सटीक है और भारत वाकई दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां नरेंद्र मोदी भी हार सकते हैं। दूसरा, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत उन तमाम लोगों के लिए एक संदेश है जो पिछले कई वर्षों से ये कहते आ रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, चुनावों में धांधली होती है, बीजेपी ने ईवीएम सेट की हुई है और भारत का चुनाव आयोग भी बिक चुका है। तीसरा, जिस कर्नाटक में 85% आबादी हिंदुओं की है और जहां बीजेपी ने अपना पूरा जोर बजरंग बली की तरफ लगा दिया था, पूरा चुनाव उन्होंने बजरंग बली की तरफ मोड़ दिया था, उस राज्य में वो हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करने के बावजूद कांग्रेस से इतनी आसानी से हार गई। चौथी बात, वर्ष 2014 के बाद यह दूसरी बार है जब कांग्रेस के खिलाफ सीधी टक्कर में बीजेपी की इतनी बड़ी और इतनी बुरी हार हुई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की सिर्फ 17% सीटें जीत पाई थी और अब दूसरी बार ऐसा हुआ है जब वो कर्नाटक की 29% सीटें ही जीत पाई और ये दोनों हार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के दौरान हुई। पांचवी बात, कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस पार्टी की लोकल गारंटीज और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बीच था, जिसमें कांग्रेस एक ई कॉमर्स कंपनी की तरह वोटर्स के लिए हैवी डिस्काउंट वाली सेल लेकर आई थी। और यह चुनाव रोजमर्रा के जीवन और विचारधारा में से किसी एक का चुनाव बन गया था, इसलिए इसमें कांग्रेस जीत गई। इसे मैं थोड़ा सा आपके लिए और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और वो ये है कि आज का जो वोटर है, कर्नाटक का जो वोटर है, ये वोटर कम कस्टमर जैसा ज्यादा है। जैसे आज हमारे देश में कस्टमर बहुत डिमांडिंग है, अगर आप कस्टमर को जरा सा भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देते हैं, जरा सा भी प्रोडक्ट का भाव बढ़ा देते हैं, महंगा कर देते हैं, तो कस्टमर लेने से इनकार कर देता है।
अगर माल ठीक ना निकले तो कस्टमर कहता है मुझे रिफंड चाहिए और फिर उस कंपनी को दोबारा मौका नहीं देता। इसलिए आज का जो वोटर है वो वोटर तो है ही, लेकिन जब वो चुनाव में भी जाता है तो वो कस्टमर की तरह जाता है और वो ये देखता है कि कौन सी पार्टी ने सही प्रोडक्ट दिया है और किस पार्टी ने सही प्रोडक्ट नहीं दिया है। आपने देखा होगा जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं आजकल, वो बहुत बड़े डिस्काउंट पर लोगों को सामान बेचती हैं। कई बार तो जो सामान का प्राइस होता है उससे भी कम में ई कॉमर्स कंपनियां आपको सामान दे देती हैं, क्योंकि वो अपना लॉन्ग टर्म फायदा देखती है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में एक ई कॉमर्स कंपनी की तरह आई जिसने वोटर्स को बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया, हैवी डिस्काउंट पर सेल लगा दी। यानी जो उसकी योजनाएं थी वो ऐसी थी जैसे आप किसी सेल में जाते हो और आपको 70-80% के डिस्काउंट पर सामान खरीदने को मिल जाता है। इसे आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। छठा पॉइंट, कर्नाटक की जीत से कांग्रेस पार्टी को भविष्य के चुनावों के लिए भी एक बिजनेस मॉडल मिल गया है और बिजनेस मॉडल है हाइपर लोकल मुद्दों का। जो लोकल मुद्दे हैं उन पर जोर लगाने का और चुनाव में लोगों को लुभाने वाली मुफ्त की योजनाओं के ऐलान का। ये जो पूरा ट्रिक है ये कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से सीखा है, अरविंद केजरीवाल से सीखा है और उन्होंने उसी मॉडल को कर्नाटक में इंप्लीमेंट कर दिया है। और कर्नाटक के आज के नतीजों से यह भी पता चलता है कि अब वोटर्स की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुकी हैं और अब वोटर्स अपनी मांगों को लेकर जो है वो बहुत इनटॉलरेंट हो गया है। आपने देखा होगा हमारे देश में यह बहस होती रहती है कि असहनशीलता होती जा रही है, इनटॉलरेंस हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इनटॉलरेंस वोटर्स के बीच में भी बढ़ रहा है। अब वोटर्स खराब सरकारों को टॉलरेट नहीं करते, अब वोटर्स खराब सर्विसेज को टॉलरेट नहीं करते और वोटर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है यानी जो उम्मीदें हैं अब वो 7वें आसमान पर है। उदाहरण आपको एक देता हूं, आज से हो सकता है 8-9 साल पहले हमारे वोटर्स सिर्फ ये सोचते हो कि अगर उन्हें एक सड़क मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एक स्कूल मिल जाए तो बड़ी बात हो जाएगी, अगर ट्रेन उनके यहां से चलने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अब ट्रेन क्या, अब तो वंदे भारत चल रही है। अब हमारा जो वोटर है वो सिर्फ ट्रेन नहीं चाहता, वो वंदे भारत जैसी ट्रेन चाहता है, वंदे भारत में भी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं चाहता है। इसलिए नेताओं को यह समझना होगा कि अब वोटर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। वो जमाना अब चला गया जब वोटर्स को आप कुछ भी कोई छोटी मोटी योजना के तहत कुछ दे दिया करते थे। अब वोटर्स टॉप क्लास सर्विसेज चाहता है, सरकार की टॉप क्लास परफॉर्मेंस चाहता है। 7वां पॉइंट, इस जीत से कांग्रेस का आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा और वो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष को नेतृत्व करने के बारे में अब सोच सकती है। यानी अब कुछ दिन पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीता था, वहां पर भी उन्होंने जो लोकल इश्यूज थे उन पर अपना पूरा ध्यान रखा और चुनाव को भटकने नहीं दिया। कर्नाटक में भी उन्होंने जो लोकल मुद्दे थे उसी पर अपना ध्यान लगाकर रखा, वोटर का ध्यान भटकने नहीं दिया, वोटर को विचारधारा की तरफ जाने नहीं दिया, बजरंग बली की तरफ जाने नहीं दिया। और यह एक अच्छा बिजनेस मॉडल, अच्छी रणनीति कांग्रेस को मिल गई है। लेकिन इससे कांग्रेस की और राहुल गांधी की ताकत बढ़ेगी। और आप तो जैसा जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसका लीडर कौन होगा। तो यह जो खबर है आज कांग्रेस के जीतने की, असल में यह नीतीश कुमार के लिए बुरी खबर है, अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर है, ममता बनर्जी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। उनके लिए अच्छी खबर तो यह है कि मोदी हार गए और बीजेपी हार गई, लेकिन बुरी खबर यह है कि उनसे नहीं हारी, राहुल गांधी से हारी है, कांग्रेस पार्टी से हारी है। अब कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी दलों को यह कहेगी कि हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसलिए आप सब हमारी छतरी के नीचे आइए। इसके अलावा कांग्रेस अब इस जीत का यह कहकर भी प्रचार करेगी कि यह जनादेश प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है और अब देश राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुका है। और कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया ने आज ये बात शुरुआत में ही कह भी दी, तो आप सोच लीजिए आज ही नतीजे आए हैं और आज से ही कांग्रेस ने बड़े बड़े सपने देखने भी शुरू कर दिए हैं। और उनका सबसे बड़ा सपना यह है कि राहुल गांधी अगले साल भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated
I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country.